हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका एनिमे डिकोड चैनल पर। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन सीजन 3 के एपिसोड नंबर 8 को। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि यूजी और मेगोमी नंबर 1 कॉलोनी में एंटर करते हैं और हिगुरुमा को ढूंढने लगते हैं। रिन और रिमी दोनों को बोलते हैं कि वो हिगुरुमा की लोकेशन जानते हैं। अब कहानी कुछ समय पीछे जाती है, मार्च 2016 में। कोई चोर एक माँ और बेटी का खून कर देता है तो पुलिस इस क्राइम के लिए कीटा नाम के लड़के को अरेस्ट कर लेती है, जो उसी एरिया में रहता है। पर कीटा का कहना यह था कि वो निर्दोष है। हिगुरुमा, जो कि एक डिफेंस लॉयर है, वो कीटा से मिलने जाता है। असल में जब पुलिस वाले कीटा से पूछताछ करने गए तो वो वहां से भाग गया था। पुलिस ने उसका घर तक पीछा किया और उन्हें उसके कमरे में एक खून से सना हुआ चाकू मिला था और ये खून उसी माँ बेटी का था, यानी कि कीटा रंगे हाथों पकड़ा गया था। पर कीटा बोलता है कि वो पुलिस से डर के इसलिए भागा था क्योंकि उसके पास उसकी कैट थी। वो जहाँ रहता है वहाँ कैट रखना अलाउड नहीं है, इसीलिए कीटा अपनी कैट को बचाने के लिए वहां से भागा था। और रही बात उस चाकू की, तो वो उसे सड़क पर पड़ा मिला था। हिगुरुमा अपने ऑफिस में आता है और उसकी असिस्टेंट शिमिजू बोलती है कि कीटा की कहानी तो झूठी लग रही है। कीटा रास्ते में पड़ा चाकू क्यों ही उठाएगा और पुलिस से डर के क्यों भागेगा। हिगुरुमा बोलता है कि कीटा को पुलिस वालों ने पहले भी परेशान किया है और उसने बताया कि वो पुलिस स्टेशन में चाकू जमा करवाने जाने ही वाला था, क्योंकि उसके मोहल्ले में पुलिस को कॉल करके बुलाना अलाउड नहीं है, वरना आस पड़ोस में अमीर लोगों को परेशानी होती है। कीटा एनपीओ नाम के शेल्टर में काम करता है, जहाँ बूढ़े लोगों की देखभाल करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ उसे कोई सैलरी नहीं मिलती, बल्कि बस जेब खर्च के पैसे और एक टाइम का खाना दिया जाता है। और इसके बाद भी कीटा से महीने के 50,000 येन रेंट के नाम पर लिए जाते हैं। खैर, कीटा के मोहल्ले में कई लोग रहते हैं जिनका पहले ही क्रिमिनल रिकॉर्ड था, तो उनमें से भी कोई चोर हो सकता है। हिगुरुमा उन सब की जानकारी निकालने में लग जाता है क्योंकि उसे यकीन था कि कीटा निर्दोष है। शिमिजू कहती है कि हम वैसे भी सरकारी वकील हैं और हमें ज्यादा पैसे मिलते नहीं हैं, बल्कि उससे ज्यादा तो हमें काम करना पड़ता है। सबको पता है कि इस केस में कीटा को सजा जरूर मिलेगी, फिर भी हिगुरुमा उसका केस क्यों लड़ना चाहता है। तो हिगुरुमा कहता है कि कभी कभी ऐसे केस भी लड़ने चाहिए, इससे दिमाग की धार तेज रहती है। तो शिमिजू चिल्लाते हुए बोलती है कि कभी कभी नहीं, तुम हमेशा ऐसे ही केस लड़ते हो। शिमिजू फिर तकागी से मिलने उसके कैफे जाती है। पहले तकागी भी हिगुरुमा के साथ काम करती थी। वो बताती है कि हिगुरुमा शुरू से ही ऐसा है, वो पैसों के लिए बिल्कुल बिलाची नहीं है। उसके पास एक ड्रंक ड्राइविंग का केस आया था जिसमें एक 19 साल के लड़के को उसके साथियों ने दारू पिला दी थी। हिगुरुमु वो केस हार गया था और फिर वो लड़का उसी पे चिल्लाने लगा कि तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं। तकागी ने तब भी हिगुरुमा को मना किया था, ऐसे केस मत लिया करो जिनको जीतना नामुमकिन हो। कमजोरों की रक्षा करना, ये सब सुनने में ही अच्छा लगता है। इन सब के चक्कर में हिगुरुमा अपनी मेंटल हेल्थ न खराब कर ले। खैर, हिगुरुमा दिन रात मेहनत करके कीटा को इनोसेंट साबित करवा देता है। असल में क्राइम वाले दिन से ही कीटा के मोहल्ले से एक और लड़का गायब है, तो हो सकता है कि वो चोरी उसी ने की हो। साथ ही क्राइम वाले समय पर कीटा एक स्टोर के सीसीटीवी कैमरे में भी नजर आ रहा था। साथ ही चोरी का कोई भी आइटम कीटा के घर से बरामद नहीं हुआ है। कीटा हिगुरुमा को शुक्रिया बोलता है उस पर यकीन करने के लिए, लेकिन हिगुरुमा जानता था कि सामने वाली पार्टी फिर से अपील जरूर करेगी। फिर से ट्रायल होता है और इस बार कीता को दोषी ठहराया जाता है और उसे उम्र कैद की सजा मिल जाती है। हिगुरुमा जैसे छोटे वकीलों के पास ज्यादा फंडिंग या ज्यादा स्टाफ तो होता नहीं है, जिससे वो नए सबूत पेश नहीं कर पाता कि कीटा निर्दोष है। फिर से अपील करने के लिए उसे सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, पर वो इतने छोटे मोटे केस सुनते ही नहीं है और सिस्टम तो पहले से ही कीटा को दोषी ठहरा चुका है। कीटा हिगुरुमा की तरफ देखता है, उसकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों थे। हिगुरुमा ये देख चौंक जाता है और खुद से पूछने लगता है कि ये मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है। तकागी ने हिगुरुमा से पूछा था कि उसके मन में क्या है, तो हिगुरुमा ने बताया था कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ जो मासूम लोगों को बचाता है, बस मैं कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकता। कानून अंधा होता है क्योंकि वो सबके लिए बराबर है, लेकिन कानून के साथ लोग भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि वो कड़वा सच देखना नहीं चाहते। पर इंसाफ के लिए हिगुरुमा हमेशा अपनी आंखें खुली रखेगा,
चाहे वो अकेला ही क्यों ना हो। खैर, जज कहता है कि किसी को इस फैसले से एतराज हो तो 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हगुरुमा अब खड़ा होकर हथौड़े को टेबल पर मारने लगता है, जो देख सब लोग हैरान हो जाते हैं और वो देखते हैं कि हिगुरुमा के ऊपर एक बड़ा सा शिकिगामी आ गया था। हिगुरुमा बोलता है कि सब लोग बैठ जाओ क्योंकि ये ट्रायल फिर से शुरू होगा। इसी वक्त पर ही हिगुरुमा की पावर अवेकन हो जाती है और हमें पता चलता है कि हिगुरुमा भी कलिंग गेम का एक प्लेयर है। खैर, कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। रिन और रिमी दोनों बोलते हैं कि वो हिगुरुमा की लोकेशन जानते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक झूठ बोल रहा होता है। हम एक आदमी रेगी को देखते हैं जिसके पास ढेर सारी पर्चियां थी और वो इंतजार कर रहा था अपने अगले शिकार के आने का। खैर, कुछ टाइम पहले जब रिन स्कूल में था तब कुछ लड़के एक स्टूडेंट को बुली कर रहे थे। रिन दूर से ये सब देखता है और मन में सोचता है कि इस लड़के को खुद के लिए आवाज उठानी चाहिए, वरना ये लोग पूरा साल इसे ऐसे ही बुली करते रहेंगे। लेकिन रिन खुद कुछ नहीं करता और दूर से तमाशा देखता रहता है। और तभी एक दूसरा स्टूडेंट आता है और इन बुलीज को रुकने को बोलता है। रिन को लगता है कि एक और गधा आ गया है इनसे पिटने के लिए, लेकिन ये स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि यूजी था, जो उन बुलीज की धुलाई कर देता है और ये देखकर रिन शॉक हो गया था। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। रिन यूजी को एक थिएटर के पास ले जाता है और बोलता है कि हिगुरुमा इसी के अंदर रहता है। यूजी उसे शुक्रिया करके अंदर जाने लगता है। रिन बोलता है कि वो खुद कभी हिगुरुमा से नहीं मिला, लेकिन उसे हवा को पूरी तरह से पीटना था। यूजी कहता है कि वो खुद को संभाल सकता है और अंदर जाने लगता है। रिन उसे कुछ बताना चाहता था पर वो नहीं कह पाता। दूसरी तरफ रिमी भी मेगोमी को लेकर एक जगह जाती है और असल में रिमी ने झूठ बोला था क्योंकि वो उसे रेगी के पास ले गई थी। जानकर मेगोमी बहुत गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही डिवाइन डॉग्स को समन कर लेता है और बोलता है कि उसके पास फालतू का टाइम नहीं है। इधर यूजी को थिएटर के अंदर हिगुरुमा मिल जाता है, जो कि एक बार टब के अंदर लेटा हुआ था, वो भी पूरे कपड़े पहन के। हिगुरुमा बोलता है कि उसे ऐसा करने पर सुकून मिलता है। यूजी सीधा उसे काम की बात करने लगता है पर हिगुरुमा बोलता है कि मैं एक लॉयर हूँ और मुझसे बात करने के लिए फीस 5000 येन है। ये सुनकर यूजी चौंक जाता है, लेकिन हिगुरुमा बस मजाक कर रहा होता है। वो कहता है कि मैं बस देखना चाहता था कि एक लालची वकील बन के कैसा लगता है। यूजी समझ जाता है कि हिगुरुमा कोई पुराना सॉर्सर नहीं बल्कि एक आम इंसान है जिसे जुजुत्सु की पावर मिल गई है, तो हो सकता है कि वो बातों से ही इसे मना ले। दूसरी तरफ रैगी समझ जाता है कि मेगोमी बहुत स्ट्रांग है, तो वो उसे अपनी टीम ज्वाइन करने का बोलता है और पूछता है कि उसे कलिंग गेम के बारे में कितना पता है। मेगोमी बोलता है कि ये एक रिचुअल है जिसके पूरा होने पर जापान के सभी लोग बदल जाएंगे। ये सुनकर रैगी हंसने लगता है और बोलता है कि तुम केंजाकू को जानते हो और हर कॉलोनी में करीब 100 सॉर्सर्स हैं, पर इन कॉलोनी में काशिमो और हिगुरुमा जैसे महाशक्तिशाली लोग भी हैं जो आसानी से बाकी सबको एलिमिनेट कर सकते हैं और फिर तो गेम रुक सा जाएगा। इन दोनों ने मिलके ही करीब 60 प्लेयर्स को एलिमिनेट कर दिया था। मेगोमी ने भी ये बात नोटिस की थी क्योंकि कॉलोनी में कुछ ज्यादा ही सन्नाटा था। रैगी बताता है कि मॉडर्न सॉर्सर्स तो आसमान से एंट्री लेते ही निपट गए थे। अगर केंजाकू को सच में प्लेयर्स की कर्स एनर्जी चाहिए होती तो वो ऐसा एंट्री सिस्टम रखता ही क्यों, बल्कि वो तो चाहता कि सॉर्सर्स आपस में लड़ते ही रहे। रैगी का मानना था कि जब आखिर में सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स बच जाएंगे तो केंजाकू उन पर बॉम्ब फोड़ देगा और खुद ही कलिंग गेम को खत्म कर देगा। इसी समय हम केंजाकू को देखते हैं जो कि चाइना की गवर्नमेंट के कुछ लोगों से मीटिंग करने गया था। इधर यूजी हिगुरुमा से कहता है कि वो कलिंग गेम को बंद करवाना चाहता है। फिलहाल तो उसे एक नया रूल ऐड करवाना है जिसके लिए उसे हिगुरुमा के 100 पॉइंट्स चाहिए। हिगुरुमा साफ मना कर देता है। असली दुनिया के कानून बहुत खोखले हैं और वो देखना चाहता है कि कलिंग गेम के कानून कैसे काम करते हैं। उसे जानना है कि जो लोग इस गेम के रूल्स को ब्रेक करते हैं उन्हें कैसे सजा मिलती है। क्या उन्हें अपना केस रखने का मौका दिया जाएगा, क्या कोई सुनवाई होगी या सीधा फैसला होगा। इसलिए वो नहीं चाहता कि गेम जल्दी एंड हो जाए। उसे देखना है कि लोगों की टेक्निक्स
रिमूव कैसे होती हैं। यूजी बोलता है कि कलिंग गेम एक रिचुअल है जिसके पूरा होते ही जापान के सभी लोग खत्म हो जाएंगे। हिगुरुमा बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कलिंग गेम हमेशा चलता रहेगा क्योंकि इसके रूल्स में यही लिखा है। यूजी समझ जाता है कि ये इसकी बातों से नहीं मानेगा और वो उसे सीधा धमकी देता है कि मुझे अपने 100 पॉइंट इस्तेमाल करने दो। हिगुरुमा अब खड़ा होकर बोलता है कि तुमने कभी किसी ऐसे को मारा है जिसने तुम्हें गुस्सा दिलाया हो? मैंने सोचा था ये उससे भी अच्छा लगता है। यूजी देखता है कि हिगुरुमा के पीछे एक शिकिगामी आ गया था। हिगुरुमा के पास 100 पॉइंट्स हैं, यानी कि वह ऑलरेडी करीब 20 सॉर्सरर्स को निपटा चुका है। तो यूजी को थोड़ा संभल कर लड़ना होगा। हिगुरुमा अब यूजी के सामने आकर बोलता है डोमेन एक्सपेंशन डेडली सेंटेंसिंग, यानी आखिरी सुनवाई। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगले एपिसोड में यूजी और हिगुरुमा की एक जोरदार फाइट होने वाली है, तो उसे मिस ना करने के लिए हमारे चैनल एनीमे डिकोड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और अपनी ओपिनियन कमेंट में लाजमी बताना कि कौन जीतेगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।